सबसे पहला सवाल सांसद जी आपसे है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्रेडिट लेने में ज्यादा ध्यान रख रही है, इस पर आपका क्या जवाब है? वो कह रहे हैं कि दाऊद को लेकर आओ। देखिए, हम सिर्फ क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में डिसक्रेडिट कितना किया जाता था। 26/11 का हमला कांग्रेस गवर्नमेंट कहती थी हाफिज सईद ने कराया। अब तो अमेरिका ने भी अगर तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया है तो साफ हो गया। अरे इनके नेता तो जाकर उस पुस्तक का विमोचन करते थे, इसमें लिखा रहता था 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इससे बड़ा मजाक हो सकता था उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान गंवा दी 26/11 के हमले में। और उस समय के एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एयर स्ट्राइक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स तैयार थी। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कहा शांत हो जाओ, नहीं करने की जरूरत है। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी से वार्ता के आधार पर लिखा है कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने को तैयार थी, परंतु कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसे डर था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ न मिल जाए। ये अंतर था उनकी सोच और हमारी सोच में कि वो नाग पंचमी करते थे, नागों को दूध पिलाते थे। हमने क्या किया है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किया है, जिसमें आके सारे के सारे नाग आहूत हो जाते हैं आकर। ये अंतर आया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस घटना के साथ एक और बात समझिए। हमारी सरकार आने से पहले आज की यंगर जनरेशन को अगर 2014 से पहले अगर नहीं याद हो या थोड़ा बहुत याद हो तो मैं बताना चाहता हूं कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे। दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, पटना, गया, गुवाहाटी, नागपुर, जयपुर, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, बताइए कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। आज वो सारी की सारी चीजों में बदलाव आया है। ये मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। मोदी है तो मुमकिन है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब एक टेक्निकल पॉइंट। तहव्वुर राणा को लाना इतना आसान काम नहीं था। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत थी। एक तो कंक्रीट एविडेंसेस जो लीगली इररिफ्यूटेबल हो यूएस कोर्ट में, यानी ऐसे मजबूत साक्ष्य जो वहां की कोर्ट में भी काटे ना जा सकें। दूसरा, कूटनीतिक दक्षता, यानी कूटनीतिक कुशलता से वहां की सरकार को कन्विंस करना। और तीसरी, दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके द्वारा मोदी जी यहां लाने में सफल हुए हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कोई जाके चेक कर ले, इन्होंने तो क्या किया था 26/11 हमले के मात्र 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्मल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ और कहा कि आतंकवाद की घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और बलूचिस्तान को उस डिक्लेरेशन का हिस्सा मान लिया गया। यानी हमने मान लिया एक तरीके से जैसे हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला एग्रीमेंट नहीं हो सकता था। मगर हमारी सरकार आई, हमने कहा कि अब शांति वार्ता होगी ही नहीं अगर आतंकवाद होगा। तो हमने बहुत साफ साफ कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी के आने के बाद जो नीतियों में बदलाव आया है, तो हमने कहा कि हमारे शहीद करने वालों, सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। वो हमने करके दिखाया। चलिए अभय दुबे जी, अब आप मोर्चा संभालिए जल्दी से। अब देखिए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने इस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया, एक डिप्लोमेटिक नोट तक नहीं भेजा गया कि तहव्वुर राणा को वापस इंडिया लाया जाए। और मैं तो एक न्यूट्रल व्यक्ति की तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। ये किताब है, ये बराक ओबामा की किताब है और इस किताब अ प्रॉमिस लैंड में ये पैराग्राफ भी येलो में है। और वो पैराग्राफ ये कहता है कि मनमोहन सिंह को इस बात का डर था, पूर्व प्रधानमंत्री को, कि एक मुस्लिमों के खिलाफ एक भावना लोगों में जाग रही है और इसका फायदा मुख्य ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी बीजेपी को होगा, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या ये सच है? भारतीय जनता पार्टी, दुर्भाग्य है देश का कि देश पर हुए आतंकवादी हमले से भी वोट की राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि भारत की संसद पर हमला करने वाले जो हाफिज सईद है, वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत, जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। जो अजहर मसूद को छोड़कर आया, आज वो आतंकवाद का भूत हमको दिखा रहे हैं। क्या इस देश में पठानकोट पर हमला नहीं हुआ? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में उड़ी में हमला नहीं हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में पुलवामा में हमला नहीं हुआ? क्या गुरदासपुर में हमला नहीं हुआ? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान की वो आईएसआई जो हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को जांच के लिए बुला लिया हमारे देश के गृह मंत्री ने। और मैं बता दूं, ये तहव्वुर राणा का जो मुकदमा है, इस मुकदमे के लिए गंभीर प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए।
2009 से हमने इनिशिएशन चालू किया। ये तो एक कोपनहेगन के मामले में इस तहव्वुर राणा को अमेरिका की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई और बीच में उसके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए छोड़ा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों इतने वर्ष लग गए आपको फिर लाने में, अगर आप क्लेम करते हो? मैं फिर भी बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बात सच है कि एक जटिल प्रक्रिया है एक्स्ट्रेडिशन की, और वो कोई से भी सरकार हो, ये सतत प्रक्रिया। इन्होंने कहा कि हमने नहीं किया। अरे हमने जब 6 एयर स्ट्राइक की हमने पाकिस्तान में घुसकर, हमने कभी उसको सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के उस समय के थल सेना अध्यक्षों ने ये बात कही बाद में टीवी के इंटरव्यू में, लेकिन एक नीति थी देश की। मैं आपको सिलसिलेवार गिनाना चाहता हूं। भट्टल सेक्टर पुंछ में जून 19 2008 को, शारदा सेक्टर अक्रॉस नीलम वैली अगस्त 30 सितंबर 1 2011 को, स्वानपात्रा चेक पोस्ट जनवरी 6 2013, नाजीपुर सेक्टर 27-28 जुलाई 2013, नीलम वैली अगस्त 6 2013, एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई। लेकिन हमने कभी उसका अब जिम्मेदारी ये अपनी समझी देश के प्रति, और मैं ये गवाह है आजाद भारत का इतिहास कि कश्मीर में और कश्मीर के आसपास जितनी भी आतंकवादी घटना हुई भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में हुई। सीपुरा का वो हमला भूल गए जब पूरे के पूरे सिख समुदाय को गुरुद्वारे के बाहर लाकर काट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नदी मार्ग का केस भूल गए जब पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर आतंकवादियों ने उनका कत्ल कर दिया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अमरनाथ यात्रा पर अटल जी की सरकार थी और मोदी जी की सरकार थी जब हमला हुआ। अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ। लेकिन आज पहली बार है कि मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये आतंकवादी घटनाओं से भी वोट की राजनीति को जोड़कर देखना चाहते हैं। क्यों 11-12 साल लग गए उसको लेकर आने में? ये देश अब सवाल पूछता है जब आप हमसे सवाल पूछते हैं। अन्यथा हमारी नीति ये थी कि सामंजस्य के साथ इस देश में आतंकवाद की जो घटना है उसमें देश दृढ़ता से लड़े, हमारी सेना दृढ़ता से लड़े। लेकिन वोट की भूख सताती है। एक बार बोलिए ना, जाकर आए हमारे जो पीयूष गोयल साहब कह रहे थे कि यही वो बंबई है जहां हमला हुआ, तो साहब आप भी होकर आइए ना पुलवामा में और बताइए खड़े रहकर कि आज तक उसकी जांच नहीं कराई। 300 किलो आरडीएक्स केस वहां पर मौजूद था। इस बात की जांच नहीं करना चाहते, सिर्फ आरोप करना चाहते हैं और वोट की राजनीति करना। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी जी आप मोर्चा संभालिए। अभी बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि यूपीए की सरकार में कसाब को 4 साल तक आप लोग बिरयानी खिलाते रहे और तहव्वुर राणा को हम लेकर आए हैं, हम इंसाफ दिलाएंगे 26/11। सबसे पहले तो मैं कह दूं, 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, मैं मुंबईकर हूं, मैं गर्व से कहती हूं मैं मुंबई शहर से आती हूं, उसने हर मुंबईकर वासी के मन में एक दहशत डाल दी थी। और उसके बाद से मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ है, क्योंकि मैं चाहती थी कि देश की दशा और दिशा बदलनी चाहिए और देश में ये जो आतंकवाद का इन्होंने माहौल बनाया था, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करती हूँ कि आज तहव्वुर राणा इस देश में आ रहा है और मैं इनसे यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और उसको जो फांसी की सजा मिले मुंबई के ही चौराहे पे मिले जहां पे तुकाराम ओम्बले जी की समाधि है। वो तुकाराम ओम्बले जी को मैं नमन करना चाहती हूं जिन्होंने बकायदा कसाब को जिंदा पकड़ा गया। मैं उन हेमंत करकरे को नमन करना चाहती हूँ। आज को पकड़ा रहा, वो तेज गोलियां उन्होंने अपने सीने में खाई, सीने में ली हैं। तुकाराम ओम्बले जी का मैं नमन करना चाहती हूँ। जब तक ओवर पार नहीं किया कसाब को, छोड़ा नहीं उन्होंने उसके बंदूक को। मैं हेमंत करकरे जी का नमन करना चाहती हूँ, आज उनको याद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई हमारी मुंबई को बचाने के लिए। और मुझे गर्व है इस बात का कि हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये राजनीति की बात नहीं है और मैं आज ये दिल से बोल रही हूँ, मेरी राजनीति से ऊपर है। हमारा पक्ष जो है, शिवसेना पक्ष जो रहा है, उन्होंने शुरू से ही माना है कि आतंकवादियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई उनको लीगल राइट्स भी नहीं मिलने चाहिए, सीधा उनको चौराहे पे ही टांगना चाहिए। क्योंकि देश में जो ये देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करे, उनकी रूह कांपनी चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ अगर काम हुआ तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और आज वो तहव्वुर राणा को वो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। पर मैं ये भी अपील करूंगी कि तहव्वुर राणा के साथ साथ वो डेविड हेडली को भी वापस लिया जाए। वो वहां पर बैठे हुए पाकिस्तान में जो पूरे के पूरे मास्टरमाइंड हैं, उनको भी देश में क्या सीधा ऊपर उनका हिसाब किताब कराना चाहिए। ये मेरी उनसे मांग है। पर एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी, पीयूष गोयल जी ने कहा हमने बिरयानी खिलाई, इन लोगों ने बिरयानी खिलाई और 4 साल लग गए। तो ये एक हेडलाइन न्यूज़ है। ये हेडलाइन न्यूज़ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी की, जिन्होंने ये हेडलाइन न्यूज़ बोली थी। उन्होंने कहा कसब नेवर आस्क्ड फॉर बिरयानी, वी फैब्रिकेटेड इट, उन्होंने कहा है। और वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए 2024 में,
वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये बात बार बार जो पीयूष गोयल कह रहे हैं वो सरासर गलत है और उसका खंडन करना मैं मानती हूँ जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी, अभी बैरक ओबामा क्या बोल रहे हैं, अब हम यूएस प्रेसिडेंट बताएंगे कि देश कैसे चलना चाहिए, उस पर मैं इत्तेफाक नहीं रखूँगी। पर 2009 में, अक्टूबर 2009 में ये तहव्वुर राणा को शिकागो में पकड़ा गया था। 2009 में डेविड हेडली को भी पकड़ा गया था। और पता है डेविड हेडली ने क्या कहा था? डेविड हेडली ने कहा लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका है? वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का है, हमारे पक्ष का। और हमें इस बात का गर्व है कि आज उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी कि वो इतने आंख में चुभे पाकिस्तानी लोगों के कि वो उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लड़ते रहे और हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे कि कोई भी हमारे देश के खिलाफ आंख उठाएगा हम उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इस पक्ष में हूं कि जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई हो। मैं इस पक्ष पे हूं कि इनको फांसी की सजा दी जाए। मैं इस पक्ष में हूं कि बाकी सारे जो भी लोग हैं जो इसमें शामिल थे वो देश में लाए जाएं और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे मुंबई वासियों को जिस तरीके की दहशत मचाई थी उनको वो क्लोजर मिल सके, वो जिनकी शहादत हुई है उनको सम्मान मिल सके और जो न्याय मिलनी चाहिए वो न्याय मिल सके। 16 साल भले ही लगे पर वो लड़ाई हम लड़ते रहे। 16 साल बाद तहव्वुर राणा आ रहा है और जो परिवार वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको फांसी की सजा चाहिए उस शख्स के लिए, तभी उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन डेविड कोलमैन हेडली, क्योंकि जो हमारे दर्शक जानते हैं उनको संक्षिप्त में बता देती हूँ, ये आर्मी में पाक मेडिकल कोर में ये डॉक्टर था तहव्वुर राणा। ये इमिग्रेशन ऑफिस वहां से चलाता था पाकिस्तान के नाम पर, जिससे वो आतंकियों को जहां जहां प्लांट करना है करता था। डेविड कोलमैन हेडली नाम के उस शख्स को उसने मुंबई में एक ऑफिस खोला, वहां पर उसको एजेंट बनाया ताकि वो रेकी कर सके। और भारत में घूम घूम कर जब वो रेकी कर रहा था तब अनेकों बार उसकी बात तहव्वुर राणा से हुई। यानी अगर वो रेकी मुमकिन नहीं होता तो ये अटैक्स नहीं होते। और उस नजरिए से आप देखें तो तहव्वुर राणा सबसे बड़ा दोषी है, साजिश करता है। कब तक सजा मिलेगी सुधांशु जी? क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलते रहे 4 साल करते रहे। हमने तमाम केसेस में देखा है जो एग्जाम्पल भी बने, निर्भया केस हो, कितने साल, 8 साल 10 साल लग गए। यहां पर भी कहीं वही ना हो जाए, ये लोगों का डर है। और अगर आप लोगों के सवाल है तो हाथ उठाइएगा। साजिश कितनी गहरी थी मैं इसका प्रमाण देता हूं। अभी शहीद तुकाराम ओमले की बात कही गई, आप लोगों को शायद न पता हो, ये जितने मारने वाले आए थे सब लाल रंग का कलावा बांध के आए थे। और उसके बाद कांग्रेस यहां बोल रही थी 2611 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। अगर तुकाराम ओमले जी ने अपना बलिदान देकर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता तो क्या पता है साजिश कितनी गहरी थी। आप सोच सकते हैं इन लोगों की सरकार ने साबित कर दिया होता कि ये तो आरएसएस का किया धरा था, इसको हिंदू आतंकवाद के ऊपर चेप दिया होता। और मैं बताना चाहता हूं, डेविड कोलमैन हेडली की बात करते हैं। डेविड कोलमैन हेडली से जब इंट्रोगेशन हुआ, उसकी तीसरी वाइफ फौजिया ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को लेकर कि ये सब कुछ हमने पैसा दिया था मगर पाकिस्तान वालों ने, आईएसआई वालों ने उसको बर्बाद कर दिया चंद चीजों के लिए। और यूएन में आज भी यूएस की एजेंसीज आज भी समझौता एक्सप्रेस के लिए आईएसआई को ही मानती, पहले भारत सरकार ही मान नहीं थी। इन्होंने असीमानंद के बयान पे कह दिया हिंदू आतंकवाद। आप सोचिए कि ये साजिश कितनी गहरी थी। और ये तो बैरक ओबामा कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, पाकिस्तान पे कार्रवाई होने से मुसलमानों के खिलाफ माहौल कैसे बन जाएगा, जरा मुझे ये बता दें। इसका मतलब भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से कौन जोड़ रहा है? हम तो नहीं जोड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर फौज कार्रवाई करती और ये बन जाता तो निश्चित रूप से यह समझ में आने की बात लगती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे अभय दुबे जी, हाँ एक पॉइंट और कहता हूं जो प्रियंका जी ने कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बार हमारे से चुनाव लड़े हैं, बिल्कुल सही बात है, मगर तब वो सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है सरकार की तरफ से कानूनी दलील कोर्ट में देना। आरोपी को क्या खिलाया जा रहा है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानकारी का पार्ट ही नहीं होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे बोल रहा है भाई, ये कोई जेलर बोले समझ में आता है, उसको बिरयानी मिल रही थी या नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कैसे काम, ये तो सरकार का वकील है भाई। इसीलिए लगता है कि सरकार के वकील को लगा होगा कि सरकार की तरफ से कुछ कहा गया होगा, इसलिए कहने की बात आई होगी। और वैसे तो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, अभी अभय दुबे जी बहुत बोल रहे थे, तो मैंने तो, इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक कितनी बार हुई, तो हमने भी नहीं कहा। आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने अनाउंस किया था। इसका मतलब आपने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को रोक दिया था अनाउंस करने से। तो आज जवाब दीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था तो क्यों रोका था, उसका हमको जवाब चाहिए। और 100 बातों की बात, 2014 से पहले सीमा पे फायरिंग की बहुत घटनाएं होती थी पाकिस्तान की। अब सुनाई पड़ती है कहीं? नहीं सुनाई पड़ती ना। क्यों?
इनकी सरकार की तरफ से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था कि उधर से जब फायरिंग होगी तो वो लोग क्या मजाक उड़ाते थे, अरे हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और यहां से था फायरिंग हो तो व्हाइट फ्लैग दिखाना है। हमारी सरकार बनी, बीएसएफ कंट्रोल करती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। वहां से आया रिस्पांस कि साहब फायरिंग हो रही है, तो कहा साहब हमें तो स्टैंडिंग ऑर्डर ये है कि व्हाइट फ्लैग दिखाना है। तो यहां होम मिनिस्ट्री से जवाब गया, अब ये मोदी की सरकार है, व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाना है, अगर फायरिंग हो रही है तो 4 गुना फायरिंग करके दिखाना है। और उसके बाद आपने देखा है कि उन चीजों के जवाब। और लास्ट में एक और बात मैं करके दिखाऊं, ये क्या बात करेंगे, अरे इन्होंने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाया जिसके ऊपर 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स के मर्डर का आरोप था। और मसूद अजहर की बात भूल गए जनाब, मई 2019 में हमने मसूद अजहर को चीन के ना चाहते हुए भी आतंकवादी घोषित करवा लिया। कहां पुरानी कहानी के जमाने में पड़े हुए, 1999 नहीं 2019 की बात करिए। अंजना जी, सफेद झंडे की बात कर रहे हैं, अभी तो विदेश मंत्री बिरयानी खाकर आए, पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के प्रमुख की मेहमान नवाजी देखी उन्होंने। आईएसआई अभी देखो, अभी सुनो आप मेरी बात, अभी कह रहे थे कि आईएसआई दोषी, भैया आईएसआई को पठानकोट में कब बुलाया था बताइए ना, 2016 में। अगर उस समय आईएसआई आतंकवाद की घटना के लिए जिम्मेदार थी तो 2016 में पठानकोट के हमले के बाद इन्होंने बुलाया। मैं पूछना चाहता हूं साहब, हेमंत करकरे जो इस देश के शहीद हैं, जिन्होंने हर संभव कोशिश की उस आतंकवादी घटना को रोकने की, क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने? उन्होंने कहा मेरे श्राप से मरा है वो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद वो हमारे शहीद के लिए कहता है कि उसके श्राप के कारण मृत्यु हुई, मतलब आतंकवाद की घटना। तहव्वुर राणा को क्यों नहीं ला पा रहे थे सर? एक सिंपल सवाल है, दो राणा पर जवाब देना चाहता हूं। एक मिनट अंजना जी, रुक जाइए। कोपनहेगन के एक मामले में अमेरिका की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई थी। जब भी हम एक्सट्रेडिशन की बात करेंगे तो उसकी सजा, क्योंकि वो अमेरिका के एक हमले जो नाकाम हमला था उसके लिए दोषी पाया गया, उसकी जेल की सजा वो 2011 में हुई थी, 14 साल की जेल की सजा थी। बीच में 1-2 साल जब इनकी सरकार आई तो उसको स्वास्थ्य के कारणों से जेल से छोड़ा गया, लेकिन इन्होंने एक्सट्रेडिशन नहीं कराया। ये तो कानून है किसी भी देश का। हमारी जो संधि है उनसे MLAT की, उसके बिल्कुल सच बात है, ये मैं दस्तावेजी प्रमाण के साथ कह रहा हूं आपको। दूसरी बड़ी बात अंजना जी ये कहना चाहता हूं कि मैंने जितनी बातें कही है ये रिकॉर्ड पर है सेना के, जो सर्जिकल स्ट्राइक कह लो या जो हमने पाकिस्तान में जाकर के अंजाम दिया, सेना कभी सेना के हाथ नहीं बांधे गए। ये झूठ बात है कि सेना के हाथ बांधे बताया क्यों नहीं, छिपाते क्यों नहीं? अंजना जी, ये देश बता बिल्कुल नहीं, ये देश की नीतियां हैं, हमारे देश की नीति रही है हमेशा से। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इससे भी, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन शहीदों के नाम पर एक वोट दे देना, ये हमारे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। मैं बस यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ। अभी उन्होंने कहा हम क्या सफेद झंडी नहीं दिखाते हैं। अब आप सब यहाँ पे जानते होंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार स्वेरिंग इन हुई थी, उन्होंने सबसे पहला न्योता किसको दिया था? किसको दिया था, कोई बता सकता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया था। उनके साथ में उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी जो हुई थी। फिर देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो बगैर न्योते के सडनली पाकिस्तान में लैंड करते हैं। किस रीजन से लैंड करते हैं?